हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखते का कंप्लीट सारांश। साथ ही हम देखेंगे सभी कठिन शब्दार्थ और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह पूरे वीडियो में, ताकि आपको पूरे लेसन के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स भी इसी पार्ट में लर्न हो जाए। तो देखते हैं इस पार्ट का सबसे पहले सारांश। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ एक निबंध लेखन है जिसके जो लेखिका हैं वो हैं हेलेन केलर। यह पाठ हेलेन केलर द्वारा लिखा एक निबंध है जो दृष्टिहीन एवं बधिर थी। जो कि कौन थी? दृष्टिहीन थी, उनकी दृष्टि नहीं थी। उनकी सहेली कुछ समय पहले जंगल की सैर करके आई थी, परंतु पूछने पर उसने कहा उसने कुछ खास नहीं देखा। जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा जंगल में, तो उनकी जो सहेली है वो बताती है कि कुछ खास नहीं देखा। चूँकि ऐसा सुनने की लेखिका को आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि कोई इतना घूमकर भी विशेष चीज ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती हैं। वे रोजाना सैकड़ों चूचों को छूकर और महसूस कर कर पहचान लेती हैं, जैसे भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, वसंत में खिली कलियां तथा फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह आदि। इन सबको स्पर्श करने से उन्हें आनंद मिलता था, आनंद प्राप्त होता था। अपनी अंगुलियों के बीच बहते पानी को महसूस करने से उन्हें आनंद मिलता है। बदलता हुआ मौसम उनके जीवन में खुशियां भर देता है। लेखिका को लगता है जब इन चीज़ों को छूने मात्र से ही उन्हें इतनी खुशी मिलती है, अगर वे इन सबको देखती तो उनमें खो जाती। उनके अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग जो होते हैं बहुत ही कम देखते हैं। वह प्रकृति को लेकर असंवेदनशील रहते हैं। मनुष्य के पास जिस चीज की कमी होती है वह उसे प्राप्त करने के लिए उतना ही लालायित रहता है। ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज समझकर उसका उचित उपयोग नहीं करता, जबकि उसके उचित प्रयोग से जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक निबंध लेखन था जो कि हेलेन केलर द्वारा लिखा था, जिसमें वो बता रही हैं कि किस तरह से लोगों की दृष्टि होते हुए भी वो इस जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं, जबकि वो एक दृष्टि बधिर होते हुए भी वो सभी चीज़ों को छू कर के उनका आनंद प्राप्त कर सकती हैं। तो ये था कंप्लीट पाठ का सारांश। अब हम देखेंगे लेखिका के बारे में कुछ जानकारी। हेलेन केलर 1880 से 1968 में मृत्यु हुई थी। 1880 में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका में रहती थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देखता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों, विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हेलेन केलर के बारे में। अब हम देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। जो इस पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसके हम अर्थ देखेंगे। सबसे पहले शब्द है परखने, जिसका अर्थ होता है जांचने। अगला शब्द है अचरज, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। रोचक अर्थात अच्छी लगने वाली। समा अर्थात वातावरण। मुग्ध अर्थात मोहित। क्षमता यानी ताकत। कदर अर्थात पहचानना। आस अर्थात उम्मीद। नियामत अर्थात कि ईश्वर की देन। इंद्रधनुषी रंग अर्थात अनेक प्रकार के रंग। तो ये थे कठिन शब्दार्थ। अब हम देखेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न अभ्यास में आपको दिया गया है
निबंध से, जो कि निबंध से आपको पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 है, जिन लोगों के पास आँख हैं वे सचमुच कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो आंसर लिखेंगे, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि अक्सर आंखों वाले लोग उनसे कहा करते थे कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। प्रकृति की जो सुंदरता आंखें न होते हुए वे महसूस कर लेती थी, जिस जादू के स्पर्श से वे रोमांचित हो जाती थी, उस खूबसूरती को उनके दृष्टि संपन्न दोस्त देख ही नहीं पाते थे। प्रकृति का जादू हर वक्त उनकी आंखों के सामने होते हुए भी उनके हृदय में कोई रोमांच पैदा नहीं कर पाता था। संभवतः इसके पीछे यही कारण था कि आंखें होते हुए भी वह बहुत कम देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो आंसर लिखेंगे, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग छाल और पत्तियां होना, बसंत के मौसम में स्वतः ही कलियों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की अलग अलग घुमावदार बनावट, उनकी मुलायम सतह, ये सब प्रकृति का जादू ही है। अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? आंसर लिखेंगे, हेलन की मित्र जब जंगल की सैर से वापस लौटी तो हेलन ने उससे पूछा कि उसने जंगल में क्या देखा। इस पर उनका जवाब था, कुछ खास तो नहीं। हेलन को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह इस तरह के जवाब की आदत पड़ चुकी थी उन्हें इस तरह के जवाब की। अक्सर लोग यह कहा करते थे कि उन्होंने कुछ खास नजर नहीं आया या उन्होंने कुछ खास देखा नहीं। अगला प्रश्न है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो आंसर लिखेंगे, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को छूकर पहचान लेती थी। वह कलियों और फूलों को उनकी मखमली सतह और घुमावदार बनावट के आधार पर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर सुनकर भी वह पहचान लेती थी। अगला प्रश्न है निबंध से का लास्ट प्रश्न, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो आंसर लिखेंगे इस प्रश्न का, आंखें अनमोल होती है, दुनिया की सारी खूबसूरती आंखों से ही है, जीवन के सभी रंग आंखों से ही है। आंखें ना हो तो जीवन में कभी न समाप्त होने वाला अंधकार छा जाए। आंखें ईश्वर का आशीर्वाद है, इनकी सहायता से जीवन में खुशियों की सभी रंग भरे जा सकते हैं। अगर आंखें स्वस्थ हैं तो जीवन की हर खुशी पाई जा सकती है। अब देखेंगे निबंध से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो इसका आंसर लिखेंगे, आज घर से निकलते ही मैंने गली में कुछ लोगों की भीड़ देखी। वे लोग हाथों में अखबार लिए हुए थे और किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मोड़ पर आकर कुछ देर इंतजार के बाद स्कूल की बस आई, मैं उसमें बैठ गया। सड़क पर आज गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा थी, चारों ओर हॉर्न का शोर था। लगभग 15 मिनट तक रास्ते में जाम लगा रहा, फिर भीड़ घटी और बस आगे बढ़ी। आगे जाने पर पता चला कि कोई दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा था। वहां का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 10 मिनट बाद मैं विद्यालय पहुंच गया। प्रार्थना की घंटी लग चुकी थी। मैं दौड़ता हुआ कक्षा में गया, अपना बस्ता रखा और पलक झपकते ही प्रार्थना सभा में पहुंच गया। प्रार्थना शुरू हुई। धीरे धीरे मेरे हृदय की हलचल शांत होने लगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो लिखेंगे, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया विचित्र सी लगती होगी। कहीं कोई दौड़ता हुआ दिखता होगा, कहीं कोई हाथ हिलाकर कुछ कहता हुआ, कहीं दो लोग आमने सामने खड़े होकर होठ हिलाते दिखाई देते होंगे और इन सब का कोई अर्थ समझ में नहीं आता होगा। सारी दुनिया अपनी धुन में लगी नजर आती होगी और इन सब के बीच में न सुन पाने वाला व्यक्ति अलग थलग घबराया हुआ सा दिखाई देता होगा। वह न तो अपनी बात दूसरों को समझा सकता है और न ही दूसरों की बात समझ सकता है, इसलिए वह किसी से घुल मिल नहीं पाता होगा। अगला प्रश्न है,
तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे न दिखाई देता हो, तुम उसे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो यहाँ प्रश्न लिखेंगे कि हम उनसे निम्न प्रश्न कर सकते हैं कि वे सुनकर कैसे जान जाते हैं कि आवाज़ किस पक्षी की है। वह सूंघकर ही कैसे जान लेते हैं कि पास में किस फूल का वृक्ष है। वे स्वाद से किसी खाद्य पदार्थ की पहचान लंबे समय तक कैसे याद रख पाते हैं। वह छूकर कैसे जान लेते हैं कि उनके पास उनका कौन सा मित्र खड़ा है। अगला प्रश्न संख्या 4 है, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो, जैसे सुनकर, चखकर, सूंघकर या छूकर। तो आंसर लिखेंगे जैसे चक्कर की, जैसे अचार की खटास, आम की मिठास, मिर्च का तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, कड़वी दवा। सूंघकर की, जैसे रसोई में पक रहा भोजन, फूल की खुशबू, इत्र की खुशबू, फिनाइल की विशेष गंध, गैस के रिसाव की जानकारी। छूकर आँख की गर्मी को, बर्फ की ठंडक को, कपड़े के प्रकार की जानकारी को, शरीर का तापमान। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, छू करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इस पाठ में भाषा की बात, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। तो यहाँ आंसर देखेंगे, चिकना घड़ा और फर्श, मुलायम बिस्तर और कपड़ा, सख्त दीवार और लोहा, चिपचिपा तेल और पिघला हुआ गुड़, खुरदरा फर्श और पेड़ की छाल, भुरभुरा रेत और मिट्टी का ढेर। अगला प्रश्न है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं जो रेखांकित किए गए हैं, देखिए, खुशी और सुंदरता किसी भाव और किसी विशिष्टता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें पहचानना है आपको कि वे विशेषण हैं, और या फिर आपको पहचानना है कि ये शब्द किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। मिठास जो कि विशेषण है, मीठा, मीठा शब्द से बना है। बुढ़ापा बूढ़ा शब्द से बना है। ताजगी विशेषण शब्द है, ताजा से बना है। भूख विशेषण शब्द है, भूखा से बना है। घबराहट क्रिया शब्द है, घबराना से बना है। क्रोध यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। शांति यह विशेषण शब्द शांत से बना है। बहना ये क्रिया शब्द भाव से बना है। मजदूरी यह जातिवाचक संज्ञा शब्द मजदूर से बना है। भोलापन यह विशेषण शब्द भोला से बना है। फुर्ती यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। फुर्त या फुर्तीला विशेषण शब्द से बने हैं। एहसास यह भी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सैमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। यहाँ ऊपर वाले जो सेंटेंस है उसमें आदि में दी में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और जो नीचे सेंटेंस है इसमें दी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, इसी तरह से आपको क्या करना है, इनका वाक्य बनाना है और इनका अंतर समझना है। चलिए देखते हैं। अवधि जिसमें धी में छोटी की मात्रा है तो इसका वाक्य बनेगा, राम की वनवास की अवधि 14 वर्ष थी, यानी समय। अवधि बड़ी ई की मात्रा के साथ में है धी, जिसका लिखेंगे वाक्य हम, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा हुआ है। अवधि एक भाषा है जबकि अवधि एक समय है। मैं, तो यहाँ पर मैं का लिखेंगे, दूध में पानी मत मिलाओ।
और यहाँ पर डबल मात्रा है मैं यहाँ पर सिंगल नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यहाँ पर मैं खुद के लिए युक्त हुआ है और एक मैं है जो जुड़े हुए शब्दों को जोड़ने के लिए यूज़ में लिया गया है, जो कि एक कारक है। मेल, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए, यानी मिलाप से रहना चाहिए, ठीक है। और एक है डबल मात्रा लगी हुई है, एक आई की मात्रा लगी हुई है, जिसका अर्थ है मैल, जिसका अर्थ होता है कपड़ों का मैल साबुन लगाने से जाता है। मैल यानी गंदगी जो कि साबुन लगाने से जाती है। तो इस तरह से हमने इनको सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट देखेंगे और, जिसका वाक्य बनाएंगे सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ हैं। और एक होता है औ की मात्रा के साथ और, नेहा और अंशु दोनों बहन हैं। इसी तरह से है दीन, आज दीन, ये दीन है, छोटी ई की मात्रा लगेगी यहाँ पर, दिन, आज दिन बड़ा सुहाना है। और एक है बड़ी ई की मात्रा के साथ दीन, दीनों की सहायता करनी चाहिए, दीन यानी गरीब। और एक होता है दिन, जिसका अर्थ होता है दिवस। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो शब्द है वो दिन है और नीचे वाला है दीन। नेक्स्ट शब्द है सिल, जिसका लिखेंगे सेंटेंस, सिल पर मसाला पीसो। सिलबट्टा होता है, पत्थर का बना हुआ होता है जिस पर मसाले पीसे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस ये लिखेंगे। नेक्स्ट अगला शब्द है शील, जिसका लिखेंगे रमेश शील स्वभाव का व्यक्ति है। शील यानी शांत स्वभाव का। लास्ट पार्ट है, इस पार्ट में अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। आपको एक तस्वीर दी गई है जो कि गली की है, तो जहाँ पर आपको देखना है कि अलग अलग क्रियाविधि करते हुए जो नज़र आ रहे हैं आपको व्यक्ति, जो चीज़ें दिख रही है, उनसे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। तो आंसर लिखेंगे, इस तस्वीर में मेरी नज़र आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस तस्वीर में ऊपर से रोशनी आ रही है, तो सबसे पहले इस तस्वीर में क्या दिख रहा है हमें, रोशनी। तो इस तरह से हमको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, गली में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस गली में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिनका आपको आंसर में लिखना है। तो लिखेंगे, गली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए जा रहा है, कुछ बच्चे बैठे खेल रहे हैं, एक औरत दिखाई दे रही है, एक साइकिल खड़ी है, गली पक्की है, दूर खड़े एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड है, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी, जैसे सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त। तो हम लिखेंगे सुबह के वक्त जैसे गली में दूध वालों, कबाड़ी वालों, ठेले वालों, फेरी वालों, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और मंदिर की घंटियों की आवाज़ें एवं लोगों को आपस में बातचीत करने की आवाज़ें आदि सुनाई देती होंगी। दोपहर में फेरी वालों, ठेले वालों, कबाड़ी वालों तथा स्कूल से वापस आते बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शाम के वक्त साइकिल की घंटियों, वाहनों का शोर, रेडियो के गाने और बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रात के समय आते जाते लोगों की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, चौकीदार के जागते रहो की आवाज़ और पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज़ सुनाई देती होंगी। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी। तो आंसर लिखेंगे, रात के समय सुनसान रहती होगी तथा सुबह शाम चहल पहल रहती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, ये तारे गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होंगी। तो लिखेंगे, बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। इसके अलावा दूरभाष व केबल की तारें भी होंगी। दूरभाष की तारें मुख्य दूरभाष बॉक्स से जुड़ती होंगी, वहां से दूरभाष केंद्र से संपर्क स्थापित होता है। इसके अलावा केबल की तारें टीवी टॉवर एवं डिश एंटीना से जाकर मिलती होंगी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जो कि है, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा। तो आंसर लिखेंगे, साइकिल वाला घर से आकर ऑफिस जा रहा होगा। तो इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं। उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने पूरे चैप्टर में सारांश के साथ साथ सभी कठिन शब्दार्थ और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी देखे हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।